Hello everyone. Today we are going to start a new topic जिसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल एंटर कर जाता है, कोई चार्ज पार्टिकल अगर मूविंग होता है तो वो कैसे बिहेव करेगा। जैसा कि हमने सीखा है कि भाई कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसके चारों तरफ फील्ड जनरेट होता है और उस फील्ड में अगर कोई दूसरी चीज़ें जाएगी, दूसरी चार्ज पार्टिकल, मूविंग चार्ज पार्टिकल या कोई करंट कैरिंग कंडक्टर होगा तो वो ऑब्वियसली क्या करेगा, मैग्नेटिक इफेक्ट फील करेगा, एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, तो हमें देखना है कि वो कैसे बिहेव करता है अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में चला जाता है तो। ठीक है बेटे, तो जैसा आपको पता है कि कोई चार्ज पार्टिकल अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में जाता था तो उस पर फोर्स लगता था, याद है आप सभी को, है ना। अगर एक चार्ज पार्टिकल किसी ई इलेक्ट्रिक फील्ड में चला जाता था तो उस पर फोर्स लगता था Q इंटू ई। वैसा ही क्या यहाँ पर भी होता है? तो बेटे देखो, अगर एक कोई चार्ज पार्टिकल है Q, ओके, वो अगर इस तरफ जा रहा है विथ वेलोसिटी v और मैग्नेटिक फील्ड मान लो इस तरफ लग रहा है, ठीक है, तो इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ये चार्ज पार्टिकल इस स्पीड से जा रहा है जो कि एंगल बना रहा है लेट्स से थीटा। तो v का एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा v cos थीटा और एक कंपोनेंट इधर चला जाएगा v sin थीटा। इस तरीके से आ रही बात समझ में? तो बेटे इस पर फोर्स लगता है और वो लगता है, ऐसा प्रैक्टिकली देखा गया है कि इस पर कितना फोर्स लगता है, तो ये तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक तो चार्ज का मैग्नीट्यूड, दूसरा जो उसका वेलोसिटी है उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ठीक है, किसके ऊपर? फील्ड के ऊपर। फील्ड के ऊपर उसके वेलोसिटी का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है दैट इज v sin थीटा और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो QVB sin थीटा, QVB sin थीटा, दिस मच फोर्स जो है वो अप्लीकेबल होता है उस मूविंग चार्ज पार्टिकल के ऊपर। ध्यान से सुने कि वो चार्ज पार्टिकल कैसे होने चाहिए, मूवेबल होने चाहिए, मूविंग होने चाहिए, उसके अंदर मोशन होना चाहिए, तभी उस पर क्या होगा, फोर्स लगेगा। और कितना लगेगा? Q इंटू V इंटू B साइन थीटा। अब जैसा कि आपको पता है V एक वेक्टर क्वांटिटी है, B एक उस वेक्टर क्वांटिटी है और थीटा उसके बीच का एंगल है। तो आप सभी को पता है बेटा, अगर दो वेक्टर का डॉट क्रॉस प्रोडक्ट करो तो क्या हो जाता है, VB साइन थीटा होता है। तो दैट मीन्स कि ये जो VB साइन थीटा है ये क्रॉस प्रोडक्ट है V और B का, तो वहां पर हम क्या रख सकते हैं, V क्रॉस B रख सकते हैं। तो इतना मैग्नेटिक फोर्स लगता है एक मूविंग चार्ज के ऊपर। अगर एक मूविंग चार्ज है एक्सटर्नल फील्ड के अंदर तो उस पर कितना फोर्स लगता है, इतना फोर्स लगता है। तो हम बात कर रहे हैं बेटे किस चीज की, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल, मूविंग चार्ज पार्टिकल, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं। ओके, तो मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल, F मैग्नेटिक इक्वल टू क्या हो जाता है बेटे, Q इंटू V क्रॉस B। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फोर्स, Q इंटू V क्रॉस B। कहाँ से आया वो सारी चीजें भी आपको यहाँ पर समझ में आ रहा है पूरी तरीके से। अब बेटे सवाल उठता है कि एक तो आपको पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आता है वो एक वेक्टर होता है, तो यहाँ से जो क्वांटिटी आएगी वो वेक्टर क्वांटिटी आएगी और होनी भी चाहिए क्योंकि फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, अब सवाल उठता है कि हम इसके डायरेक्शन को पहचाने कैसे। तो पहचानना है, पहचाने का सिंपल तरीका है, क्रॉस प्रोडक्ट का रूल यूज कर लेंगे बेटा, है ना। आपको याद है वेक्टर पढ़ाते समय हमने आपको, है ना, क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन निकालने के लिए सिखाया था, है ना, कैसे किस तरीके से करते थे बेटा। तो लाइक ये मान लो बेटा V का डायरेक्शन है और ये समझो B का डायरेक्शन है, तो आप V क्रॉस B करना है ना। तो आपको क्या करना है बेटे, अपने राइट हैंड को लेना है और राइट हैंड के जो ये फिंगर्स हैं, है ना, उसको
पहली क्वांटिटी v के पास रखना है, और जो आपका पाम है, हथेली है, वो सेकेंड क्वांटिटी यानी b की तरफ हो। ठीक है, अब आपको क्या करना है बेटे, फर्स्ट क्वांटिटी यानी v से सेकेंड क्वांटिटी यानी b की तरफ इन फिंगर्स को कर्ल करना है। कर्ल करने के बाद जो आपका थंब का डायरेक्शन है, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। और एक चीज आपको अच्छे से याद होगा बेटा कि क्रॉस प्रोडक्ट का जो डायरेक्शन आता है वो हमेशा दोनों वेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, यानी उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है जिस प्लेन में वो दोनों वेक्टर्स होते हैं। तो जिस भी प्लेन में v और b है उसके हमेशा क्या आएगा, परपेंडिकुलर आएगा किस चीज का डायरेक्शन, v क्रॉस b का डायरेक्शन। आ रही बात समझ में, v क्रॉस b का डायरेक्शन उसके परपेंडिकुलर आएगा। अच्छे से समझ में आ रहा है अपने को। तो f मैग्नेटिक जो है वो होगा q इंटू वी क्रॉस b। वेल, अच्छे से समझ में आ गया अपने को। ठीक है भाई साहब, डायरेक्शन कैसे निकालना है वो हमें समझ में आ गया, v क्रॉस b करना है। तो अगर मैं एक दो एग्जांपल आपसे पूछूं, लाइक कि भैया v इस तरफ है, v का डायरेक्शन इस तरफ है, b का डायरेक्शन इस तरफ है, बताओ डायरेक्शन किधर है फोर्स का, तो क्या करोगे बेटे, v से b की तरफ है ना, इसको बेंड किया तो देखो थंब अभी क्या आ रहा है, अंदर। अंदर को हम किससे दिखाते हैं बेटा, क्रॉस से। तो अभी जो फोर्स का डायरेक्शन है वो अंदर है। अगर मान लो बेटा b इधर है, ठीक, और v इधर है, तो क्या हो जाएगा बेटा, v क्रॉस b करना है ना बेटे, क्या करना है, v क्रॉस b करना है। तो देखो इसको इस तरीके से मोड़ेंगे या इसको इस तरीके से मोड़ेंगे, तो ये थंब किस तरीके से आ रहा है बेटा, आउट आ रहा है, आउट आ रहा है, तो क्या हो जाएगा बेटा, डॉट फोर्स हो जाएगा, है ना, डॉट फोर्स हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आसानी से डायरेक्शन डिसाइड कर सकते हो। तो ये रही कहानी बेटे मैग्नेटिक फोर्स फोर्स की किसी भी मूविंग चार्ज के ऊपर। ठीक है, किसी भी मूविंग चार्ज के ऊपर। अब यहाँ से आपको वेरी क्लियरली सीन है कि बेटे कि अगर v जीरो हो जाए, है ना, अगर v जीरो हो जाए यानी अगर चार्ज रेस्ट पे है तो ये फोर्स ओवरऑल क्या हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा। तो चार्ज का चलना जरूरी है, अगर वो चार्ज चलेगा नहीं तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। ठीक, तो बेटे यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस समझ में आता है मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, या मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स के बीच में। क्या डिफरेंस समझ में आता है बेटा कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता था, इलेक्ट्रिक फोर्स है ना, F बराबर वो क्या होता था बेटा, Q इंटू ई होता था। इसका कोई लेना देना नहीं था कि चार्ज हमारा रेस्ट में है, चार्ज हमारा चल रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। चार्ज अगर फील्ड में है, वो रुका हुआ है, वो चल रहा है, उस पर फोर्स लगेगा। कितना लगेगा, Q इंटू ई लगेगा। समझ गए? लेकिन यहाँ पर अलग केस है। ठीक है, यहाँ पर फोर्स तभी लगेगा जब पार्टिकल चल रहा होगा, जब पार्टिकल मोशन में होगा। चार्ज पार्टिकल जब मूविंग होगा देन ओनली दिस फोर्स विल एक्ट। तो ये एक मेजर डिफरेंस है इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स के बीच में। ठीक है, क्लियर? तो इससे हमें ये चीज़ समझ में आ जाता है कि पार्टिकल अगर रेस्ट में है तो मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। दूसरी चीज, यहाँ पर डायरेक्शन वायरेक्शन से कोई लेना नहीं था, लेना देना नहीं था, है ना। किसी भी डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड है, फोर्स लगेगा हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। बट यहाँ क्या देख रहे हो बेटा, ये भी डिपेंड करता है कि V और B के बीच में क्या डायरेक्शन है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो काफ़ी सारी डिसिमिलैरिटी भी है किसके बीच में, मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स के बीच में। अब बेटे यहाँ पर अगर हमने कुछ स्पेशल केसेस की बात की है ना, तो क्या हो जाएगा, लाइक V क्रॉस B है ना। ठीक है, तो बेटे अगर थीटा जीरो हो जाए, थीटा जीरो हो जाए, क्या मतलब होता है बेटा थीटा का जीरो होने का, यानी V का डायरेक्शन और B का डायरेक्शन दोनों सेम हो जाए, या फिर एंटी पैरेलल हो जाए, थीटा जीरो या फिर थीटा 180 डिग्री दोनों भी हो जाए। तो एक हुआ बेटा थीटा जीरो का ये हुआ, और थीटा 180 का V इधर तो B इधर। ठीक है, ऐसा हुआ तो थीटा 180 डिग्री हो जाएगा बेटे। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो आपको पता है QVB साइन थीटा आ रहा है, तो थीटा अगर जीरो होगा, साइन जीरो, ये ओवरऑल जीरो हो जाएगा, फोर्स क्या हो जाएगा बेटे, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो फोर्स जीरो हो जाएगा इस केस में। ठीक है, तो अगर पार्टिकल चल भी रहा है और अगर वो पैरेलल या एंटी पैरेलल चल रहा है फील्ड के,
तो भी फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। क्लियर है मेरी बात? देन ऑल्सो फोर्स विल बी जीरो। सेकेंड केस जो है वो है थीटा अगर हो जाए 90 डिग्री, ठीक है, थीटा अगर हो जाए 90 डिग्री, तो बेटे 90 का मतलब क्या होता है, बी अगर इधर है तो V जो है वो इस तरफ होगा। इस केस में क्या होगा बेटा, F मैग्नेटिक जो है वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि साइन 90 इक्वल टू 1 हो जाता है, जो कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू है। तो इस समय फोर्स आपको मैक्सिमम मिलेगा और वो कितना हो जाएगा बेटा, Q इंटू वी इंटू बी, है ना, Q इंटू वी इंटू बी। दिस इज द मैक्सिमम फोर्स, है ना, जो उस चार्ज पार्टिकल पर, उस मूविंग चार्ज पार्टिकल के ऊपर लग सकता है किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ये हो गया थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो ये दो केसेस है बेटा जिसमें आपको देखना है कि कब कितना फोर्सेस लग रहा है। इसमें मैक्सिमम लगेगा, इसमें मिनिमम लग रहा है, जीरो लग रहा है, ठीक है। ये तो बात हो गई मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल की, ठीक है। अब बेटे मैग्नेट ये जो है क्या बोलते हैं, हमने देखा कि एक चार्ज पार्टिकल अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में है तो उसे क्या लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। और हम इसके पहले के चैप्टर से ये जानते हुए आए हैं कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी फील्ड में रहेगा तो उसके ऊपर, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रहेगा तो उसके ऊपर क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, ठीक है। ये भी हमें पहले से पता है। क्लियर? क्या बोल रहा हूँ मैं, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये हमने अभी निकाला। क्या निकाला बेटे, F इक्वल्स टू Q इंटू वी क्रॉस बी, ठीक। ये कौन सा हुआ, मैग्नेटिक हुआ। उसी तरीके से फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या होता है, तो ये भी हमें पता है। क्या पता है बेटे, F इलेक्ट्रिक जो है वो होता है Q इंटू ई। क्लियर? अब अगर दोनों एक साथ हो जाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो कहीं पर और मैग्नेटिक फील्ड भी हो, दोनों एक साथ हो, तब क्या करें? तो बेटे फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या होगा बेटा, दोनों फोर्स लगेंगे। क्या दिक्कत है ना, इस पर क्या हो जाएंगे, दोनों फोर्स लगेंगे, है ना बेटे, इलेक्ट्रिक भी लगेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी लगेगा। और ये जो टोटल फोर्स होगा दोनों का, किस किस चीज का बेटा, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का जो टोटल होगा, नेट होगा, उसे हम कहते हैं लॉरेंज फोर्स, ठीक है, उसे हम कहते हैं लॉरेंज फोर्स। तो यहाँ जो फोर्स लगेगा कंबाइंड फोर्स, ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं नेट फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स is called, net force of electric and magnetic force is called लॉरेंज फोर्स। क्या कहते हैं इसे हम, लॉरेंज फोर्स। ओके, तो कितना हो गया बेटा लॉरेंज फोर्स, दोनों फोर्सेस को ऐड कर दो तो F इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक कितना हो गया बेटा, Q इंटू वी क्रॉस बी, सॉरी V क्रॉस B प्लस Q इंटू ई। Q दोनों में कॉमन दिख रहा है तो V क्रॉस B प्लस E ऐसा कर सकते हैं अपन, F इक्वल टू। कोई दिक्कत, अच्छे से समझ में आ रहा है अपने को, ठीक है। तो ये हो गई बेटा कि एक चार्ज पार्टिकल है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड में हुआ तो कैसे बिहेव करेगा, मैग्नेटिक फोर्स फील्ड में हुआ तो कैसे बिहेव करेगा, और दोनों फील्ड एक साथ हो जाएं तो कैसे बिहेव करेगा। ये तीनों चीजें हमने यहाँ पर देखा, ठीक है। आ रही बात समझ में? चलिए अब देखो एक आध एग्जाम्पल लेकर के यहाँ पर हम समझते हैं। लेट्स से एग्जाम्पल,
ए चार्ज या ए प्रोटॉन ले लेते हैं भाई, हाँ, ए प्रोटॉन इज मूविंग with velocity v equal to 2I minus 3j plus 4k. A proton is moving with velocity this much in external magnetic field B equals to 3I plus 2j plus 6k. Find magnetic force on particle. ठीक है, पार्टिकल पर मैग्नेटिक फोर्स निकालते हैं। तो बेटे सिंस हमने क्या पढ़ा है, मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, Q इंटू वी क्रॉस बी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, V और B का क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा। तो V क्या चीज़ है बेटे, 2I माइनस 3j प्लस 4k एंड B क्या है 3I प्लस 2j प्लस 6k, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट V क्रॉस B। सभी को याद है क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए मैंने क्या सिखाया था, I को लिखो, इसे ढक दो, तो माइनस 3 इंटू 6 क्या हो गया बेटा, माइनस 18 माइनस 2 इंटू 4 8 हो गया, माइनस j है ना, इसे ढक दो बेटा, 6 2 ज़ा 12 और 3 4 ज़ा 12 माइनस प्लस k कैप, इसे ढक दो, 2 2 ज़ा 4 माइनस 3 3 ज़ा माइनस 9 माइनस 9। ठीक, ऐसा हो गया। तो क्या बच रहा है देखिए, माइनस 18 और माइनस 8 क्या हो जाएगा बेटा, माइनस 26I, ये तो कैंसिल हो गया, और माइनस माइनस प्लस हो गया 13k। ठीक, 13k, दिस इज V क्रॉस B। अपने को क्या चाहिए, मैग्नेटिक फोर्स चाहिए, विच इज Q इंटू V क्रॉस B। ठीक है, तो F इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B। तो Q कितना है बेटा, प्रोटॉन E, और V क्रॉस B देखिए क्या लेके आया आपने, माइनस 26I प्लस 13k। ठीक है, ओके। तो E की वैल्यू आपको पता ही है, 1.6 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 19 माइनस 26I प्लस 13k। आप चाहो तो यहाँ से 13 भी बाहर ले सकते हो, 13 बाहर लोगे तो 1.6 10 रेज़ टू माइनस 19, यहाँ पर माइनस 2I, यहाँ पर प्लस k हो जाएगा। इसे आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, आपको फोर्स पता चल जाएगा, मैग्नीट्यूड चाहिए मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, डायरेक्शन चाहिए डायरेक्शन मिल जाएगा, आगे की चीज़ें वेक्टर है, कोई टेंशन नहीं है। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो ये हो गया बेटा मैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट करने का। अब देखो, कोई मैग्नेटिक फील्ड कोई चार्ज, कोई इलेक्ट्रिक चार्ज अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, ठीक है, और यूनिफॉर्म स्पीड के साथ एंटर करता है, दो चीज़ें हो सकती है, या तो वो फील्ड में परपेंडिकुलर एंटर करे या फिर कुछ एंगल पर एंटर करे। ऐसे दो केस में हम इसे बांट लेंगे। ठीक है, हम बात कर रहे हैं टॉपिक मोशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यूनिफॉर्म, ठीक है, याद रहे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान से सुना। तो बेटे इसमें दो केस हो सकते हैं। केस 1, व्हेन चार्ज पार्टिकल enters into the field perpendicularly
ठीक है, परपेंडिकुलरली अगर एंटर करे तो फिर क्या करें? क्लियर? तो बेटे ध्यान से सुनो, मान लो कि इस बोर्ड पर क्रॉस फील्ड है। क्रॉस फील्ड का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर, है ना, इस तरीके का फील्ड क्रॉस फील्ड है। ओके, ठीक है। अब यहां पर हम परपेंडिकुलर एंटर करा रहे हैं किसी चार्ज पार्टिकल को। यहां से मान लो फील्ड की शुरुआत होती है, ठीक। तो यहां पर चार्ज पार्टिकल एंटर किया, चार्ज का नाम है Q, पॉजिटिव चार्ज है, और V स्पीड से, है ना, इस तरफ, इस डायरेक्शन में एंटर करता है। तो क्या ये परपेंडिकुलर हुआ? यस, हुआ, क्योंकि फील्ड क्या था? अंदर, और ये एंटर कैसे कर रहा है? इस तरीके से। तो बेटे फील्ड और वेलोसिटी के बीच में क्या डायरेक्शन है? 90 डिग्री का एंगल है। तो 90 डिग्री पर ये एंटर हुआ, यानी परपेंडिकुलरली एंटर हुआ, ठीक है। तो ये क्या करेगा? ध्यान से सोचो, ठीक है, क्या करेगा? तो बेटे अगर हम इसमें, है ना, ये V का डायरेक्शन है और B किधर है? अंदर है। तो जब मैं V क्रॉस B करूंगा तो V को B अंदर की तरफ मोड़ूंगा, है ना बेटे। तो ये देखो किधर फोर्स लग रहा है? अपवर्ड। तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है बेटा, वो किधर लग रहा है? ऊपर की तरफ लग रहा है। फोर्स जो मैग्नेटिक लग रहा है वो इस तरफ लग रहा है, और V जो है, देखो आपका V वो किस तरफ है? इस तरफ है। आप सबको पता है बेटा, आप सबको पता है, जब फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर काम करता है, ठीक है, फोर्स और वेलोसिटी जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर काम करते हैं तो हमेशा स्पीड क्या रहता है? कांस्टेंट। मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? कांस्टेंट, बट डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो ये क्या करेगा? इसे डायरेक्शन को चेंज कराएगा, ठीक है। ये क्या करेगा? इसे डायरेक्शन को चेंज कराएगा। तो हर समय ये फोर्स क्या लगता रहेगा बेटा? परपेंडिकुलर लगता रहेगा, है ना। हर समय ये फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर लगता रहेगा। ध्यान से समझे, ठीक है। ये फोर्स जो है वो हमेशा परपेंडिकुलर आपका लगता रहेगा। यहाँ आएगा, आप चाहो तो देख लो, यहाँ पर भी आएगा तो बेटा क्या हो जाएगा? V का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, B अंदर है तो V क्रॉस B करोगे तो बेटा किधर आ जाएगा? ये इस तरफ आ जाएगा, है ना। अभी भी मैग्नेटिक फोर्स क्या हो रहा है? अंदर ही लग रहा है, ठीक है। यहाँ आ जाएगा तो भी वो क्या करेगा? अंदर ही लगेगा। हाँ, इस तरीके से हर समय ये क्या करेगा? परपेंडिकुलर फोर्स लगता रहेगा इधर सेंटर की तरफ। आप सभी को पता है बेटा, ऐसा वाला जो मोशन होता है, और अगर ये पूरे फील्ड में सॉरी पूरे इसमें फील्ड हो तो क्या हो जाएगा बेटा? ये सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। तो ये क्या कर रहा है? देखो तो बेटा, सर्कुलर मोशन, इसे क्या कहते हैं? सर्कुलर मोशन कहते हैं। तो इसका मतलब हुआ, अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली एंटर कर जाए तो वो क्या करेगा? वो क्या करेगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा। क्या करेगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात अपने को अभी पता चल रही है, ठीक है। नोट, इफ अ चार्ज्ड बॉडी, ध्यान रहे, इफ अ चार्ज्ड बॉडी enters perpendicularly, if a charged body enters perpendicularly in a uniform magnetic field, it completes, it starts circular motion. It starts circular motion, ठीक है। क्या शुरू कर देता है बेटा? ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इट स्टार्ट्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ध्यान रहे, ठीक है। क्या शुरू कर देता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन शुरू कर देता है। अब हम सभी को पता है बेटा कि भैया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करने के लिए एक चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कौन कर रहा है? तो आप देख लो बेटा कि सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, तो ये वो मैग्नेटिक फोर्स ही है जो सेंटर की तरफ काम कर रहा है। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फोर्स है वही किसका काम करता है? सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है। अब बेटे यहाँ पर मैं पहले ही बता चुका
हूँ कि जो पार्टिकल एंटर कर रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, यानी V और B के बीच का जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री, और 90 डिग्री के केस में फोर्स क्या लगता है, मैक्सिमम लगता है। तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो Q इंटू V इंटू B लग रहा है, जो कि मैक्सिमम है, क्योंकि साइन थीटा इस समय क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि साइन 90 1 होता है। और यही फोर्स किसकी तरह काम करेगा, यही फोर्स काम करेगा आपका सेंट्रीपिटल फोर्स का। और सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, mv स्क्वायर बाय आर। क्या होता है, mv स्क्वायर बाय आर। तो यहाँ से एक v कैंसिल हो जाएगा बेटे, और r बराबर क्या आ जाएगा, mv बाय क्यू बी। रेडियस जो आ जाएगा वो आ जाएगा mv अपॉन q इंटू बी। तो हमने बोला बेटा कि एक चार्ज पार्टिकल अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली एंटर करता है तो वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्टार्ट कर देगा। तो जो वो सर्कुलर पाथ करेगा, है ना, वो जो सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा उसकी रेडियस कितनी होगी, mv बाई क्यू बी। तो आप ये भी डिसाइड कर सकते हो कि वो कितना बड़ा सर्कल बनाएगा। तो mv बाय क्यू बी, यहाँ से आपका रेडियस निकल आएगा। दिख रहा है ये कौन सी चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, मास पर डिपेंड कर रहा है, स्पीड पर डिपेंड कर रहा है, चार्ज पर डिपेंड कर रहा है, फील्ड पे डिपेंड कर रहा है। ये सारी बातें जो है उसके रेडियस को डिसाइड करेगा। तो अगर ये रेडियस आपको निकालना है तो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला mv अपॉन q इंटू बी। क्लियर है मेरी बात, ठीक है। तो दिस इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। क्लियर, आ रही बात समझ में। अच्छा, ये तो हो गया बेटा रेडियस की बात। और हम क्या क्या चीज़ निकाल सकते हैं, तो आप इसका टाइम पीरियड निकाल सकते हो बेटा, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ये निकाल सकते हो। कैसे, तो बेटे टाइम पीरियड आप सभी को पता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में क्या हो जाता है, 2 पाई आर, है ना, ये डिस्टेंस हो जाएगा अपॉन v, क्योंकि v क्या है, कांस्टेंट है ना, इसमें v क्या रहता है बेटा, कांस्टेंट रहता है ना, क्योंकि मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, स्पीड का सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हो रहा है। तो 2 पाई और रेडियस देखिए हमारे पास क्या है, mv बाय क्यू बी, है ना, और यहाँ पहले से v था, v और v कैंसिल हो जाएगा बेटे, 2 पाई m बाय क्यू इंटू बी। तो टाइम पीरियड जो आ रहा है वो आ रहा है 2 पाई m बाय क्यू इंटू बी। दिस इज द टाइम पीरियड, ठीक है। वो जो रोटेट करेगा, वो जो रिवॉल्व करेगा जिस रेडियस, जिस सर्कुलर पाथ के, उसका जो टाइम पीरियड होगा वो होगा 2 पाई m बाई क्यू बी। अब यहाँ पर एक मैजिकल बात हमें समझ में आता है, यहाँ पर एक बहुत ही हटके बात समझ में आता है कि ये जो टाइम पीरियड है ना, अरे बाबा ये तो डिपेंड ही नहीं कर रहा, ना तो वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है, ना तो रेडियस पर डिपेंड कर रहा है, ना तो इस सर्कल के साइज पर डिपेंड कर रहा है, और ना ही वो किस स्पीड से घूम रहा है इस बात पर डिपेंड कर रहा है ना। देखो इसमें ना तो रेडियस का टर्म आया है, ना तो वेलोसिटी का टर्म में आया है। तो बेटा अगर जब तक चार्ज का मास सेम है, चार्ज की वैल्यू सेम है और फील्ड कांस्टेंट है, तो कोई भी पार्टिकल हो, है ना बेटे, सब के सब का टाइम पीरियड क्या रहेगा, सेम रहेगा। यानी टाइम पीरियड जो है वो इंडिपेंडेंट होता है किस चीज़ के, रेडियस और स्पीड के। टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस एंड स्पीड, ठीक। तो इसे हम नोट करके लिख लेंगे, ओके। टाइम पीरियड ऑफ अ चार्ज्ड बॉडी, सॉरी, टाइम पीरियड ऑफ अ चार्ज्ड बॉडी या चार्ज्ड पार्टिकल अंडर सर्कुलर मोशन इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक
field is independent of radius of circular path and speed. ठीक है, that is t equals to 2 pi m by q into b. This is टाइम पीरियड. आ रही बात समझ में? क्लियर है मेरी बात? वेरी नाइस. नाउ अब बेटे जैसा कि हमने अभी तक डिस्कस किया, इससे हमें क्या समझ में आया कि अगर एक चार्ज पार्टिकल को किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली एंटर करने दिया जाए तो वो क्या होने लगेगा? घूमने लगेगा. अब घूमने लगे तो बेटा बार बार घूमने लगेगा. बार बार घूमेगा तो आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो, है ना बेटे? तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा इसका? फ्रीक्वेंसी. ठीक है, तो आप सभी को पता है बेटा फ्रीक्वेंसी क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड होता है, 1 अपॉन टाइम पीरियड. और अभी अभी देखा आपने 1 अपॉन टाइम पीरियड क्या था? 2 पाई m बाई क्यू बी. ठीक है, तो क्यू बी कहाँ चला जाएगा? ऊपर. सो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आया क्यू बी अपॉन 2 पाई m. दिस इज फ्रीक्वेंसी. ओके, तो जैसा हमने देखा टाइम पीरियड इंडिपेंडेंट ऑफ आर एंड वी था, तो उस हिसाब से ये फ्रीक्वेंसी भी क्या होगा? इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस एंड स्पीड होगा. ठीक है, तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं. किस चीज़ के? फ्रीक्वेंसी और क्या बोलते हैं, सॉरी, टाइम. फ्रीक्वेंसी एंड टाइम बोथ आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम रेडियस एंड स्पीड. ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो independent of radius and speed. आगे बात समझ में आपको? ठीक है, तो ये हो गया बेटा. अब अगर मुझे स्पीड सिर्फ चाहिए, स्पीड ऑफ रोटेशन चाहिए सिर्फ, अगर स्पीड ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगा बेटा? तो चूंकि आपने देखा r बराबर क्या लेके आए आप? एम वी बाय क्यू बी. तो v बराबर क्या हो जाएगा बेटा? क्यू बी आर बाय एम, है ना? क्यू बी आर बाय एम. दिस इज स्पीड ऑफ रोटेशन. अगर सिर्फ v चाहिए तो आप यहाँ से निकाल सकते हो. अगर रेडियस पता हो, q पता हो, b पता हो, m पता हो, तो आप रेडियस v निकाल सकते हो. क्लियर है? तो ये स्पीड ऑफ रोटेशन हो गया. अब बेटे स्पीड ऑफ रोटेशन आपको पता चल गया तो आप काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो. काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन. ठीक है बेटा, तो चूंकि काइनेटिक एनर्जी आपको पता है क्या फॉर्मूला होता है? हाफ एम वी स्क्वायर होता है. तो हाफ एम क्या होता है बेटा? मास है. और v देखो क्या है? क्यू बी आर बाय एम का स्क्वायर. ठीक, क्या हो जाएगा बेटे? हाफ एम क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर. एक सिंगल m कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, एक सिंगल m कैंसिल हो जाएगा. क्या बचेगा? ठीक है, क्या बचेगा बेटा? क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2n. तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन जो होगा, रोटेशन, वो क्या हो जाएगा बेटे? क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाय ट्वाइस ऑफ एम. दिस इज काइनेटिक एनर्जी. तो यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गया कि अगर एक चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में, है ना, परपेंडिकुलरली एंटर होगा तो उसके साथ क्या होगा? वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करने लगेगा, जिसका वेलोसिटी क्या होगा, रेडियस क्या होगा, टाइम पीरियड क्या होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ये सारी चीज़ें हमने अभी अभी देखा. ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं. मैंने कहा कि दो चीज़ें हो सकती, या तो वो परपेंडिकुलरली एंटर करे और या तो फिर वो कुछ अलग एंगल के साथ
एंटर करे। अगर वो कुछ अलग एंगल के साथ एंटर करता है तो उसके साथ क्या होगा, तब उसके साथ कौन सी घटना घटेगी, आइए देखते हैं। ओके, आइए केस 2। इफ अ चार्ज पार्टिकल enters in uniform magnetic field at an angle थीटा, ठीक है, किसी थीटा एंगल पर एंटर करता है। थीटा क्या है बेटा, नॉट इक्वल टू 90, क्योंकि 90 वाला केस तो अपन ने यूज कर लिया है, ठीक है, 90 वाला केस अपन ने यूज कर लिया है। तो इसको छोड़ करके अगर किसी एंगल पर एंटर करता है तो क्या होगा, ध्यान से देखिए। तो बेटे मान लो कि इधर जो है आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है और आपकी जो पार्टिकल है वो कुछ इस तरीके से एंटर करता है, इसकी जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो इधर है और ये एंगल थीटा है। तो v का तोड़ो बेटा, क्या हो जाएगा, v cos थीटा, और इधर क्या हो जाएगा बेटे, v sin थीटा। अब आपको पता है कि जो फोर्स काम करता है वो सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से काम करता है। फोर्स किस वजह से लगता है बेटा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से लगता है, पैरेलल कंपोनेंट की वजह से कोई फोर्स नहीं लगता है। तो ये जो v cos थीटा वाला है इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, इधर v sin थीटा जो है इसके वजह से फोर्स लगेगा। तो फोर्स कितना लगेगा, तो फोर्स लगेगा q v sin थीटा, ठीक, और इंटू b, q v b sin थीटा, सॉरी कितना लग रहा है, q v b sin थीटा, इतना फोर्स लगेगा। तो q v को क्या लिख सकते हैं बेटा, v sin थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, v परपेंडिकुलर लिख सकते हैं, ठीक है। तो q v परपेंडिकुलर b, ऐसा इतना फोर्स लग रहा है, ठीक है ना बेटा, इतना फोर्स लग रहा है। तो आपने अभी तो पढ़ा कि परपेंडिकुलर अगर एंटर करता है किसी मैग्नेटिक फील्ड में तो वो क्या करता है, सर्कुलर मोशन करता है। तो इस परपेंडिकुलर कंपोनेंट के कारण वो क्या करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा, ठीक है, क्या करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा। तो ये जो है ना ये ऐसे घूमने लगेगा, क्लियर है, ये क्या करने लगेगा, घूमने लगेगा। तो सर्कुलर मोशन ये अभी भी करेगा, सर्कुलर मोशन अभी भी करेगा, किसकी वजह से करेगा, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से करेगा। अब जब भाई परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से वो सर्कुलर मोशन करेगा तो पैरेलल कंपोनेंट क्या करेगा, पैरेलल कंपोनेंट तो अपना काम करेगा, है ना। पैरेलल कंपोनेंट कौन है बेटा, v cos थीटा। तो ये तरफ तो एक स्पीड है ना, इस स्पीड की वजह से क्या होगा बेटा, इस स्पीड की वजह से अब इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है और इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है जो कि परपेंडिकुलर है, तो उसकी वजह से ये क्या होगा, घूमेगा, सिर्फ सर्कुलर मोशन करेगा। सर्कुलर मोशन में पता है अपने को स्पीड नहीं बदलती, सिर्फ डायरेक्शन बदलता है, जिसके कारण ये सर्कुलर मोशन करता है, ठीक है भैया। तो अभी हमने सीखा, क्या सीखा कि रेडियस क्या होता है, mv/qb, है ना। तो ऑब्वियसली v का कौन सा कंपोनेंट लेंगे बेटा, यहाँ पर परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेंगे। तो ये जो सर्कुलर मोशन करेगा उसका रेडियस कितना हो जाएगा, mv परपेंडिकुलर/qb, और v परपेंडिकुलर आपका क्या है बेटा, v sin थीटा। तो इसको हम mv sin थीटा/q इंटू b, ऐसा रेडियस का वो सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा। लेकिन इस दौरान, अच्छा इसको टाइम कितना मिलेगा बेटा एक सर्कल को कंप्लीट करने के लिए, तो टाइम बराबर क्या था बेटा, 2πm/qb पहले। अब इसमें आपको क्लियर दिख रहा था कि इसमें तो वेलोसिटी का कोई लेना देना ही नहीं है, ना तो डायरेक्शन को कोई लेना देना है, तो ये तो वही रहेगा 2πm/qb। तो टाइम पीरियड अब भी वही लगेगा जो पहले वाले केस में लग रहा था, दैट इज 2πm/qb। टाइम पीरियड अब भी किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं, अब भी रेडियस और वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं कर रहा है, थीटा पर भी डिपेंड नहीं कर रहा है, टाइम पीरियड अब भी वही है 2πm/qb, ठीक है। तो बेटे ये जो टाइम लगेगा एक चक्कर लगाने में, उस दौरान ये v cos थीटा तो अपना काम करेगा ना, ये तो इसको इधर चलाएगा ना,
ठीक है, ये तो इसको इधर चलाएगा, है ना, और इस तरफ कोई फोर्स नहीं लग रहा है, फोर्स नहीं लग रहा तो एक्सेलरेशन नहीं होगा, यानी इस तरफ जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड से चलेगा, कांस्टेंट स्पीड से चलेगा, v cos थीटा से चलेगा। तो बेटे जब ये एक चक्कर लगाएगा, मान लो ये चार्ज पार्टिकल था, है ना, ये जब एक चक्कर लगाएगा, ये हुआ एक चक्कर लगाते हुए तब तक क्या होगा बेटा, ये थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा, है ना, फिर जब ये एक चक्कर लगाएगा तो फिर ये थोड़ा आगे बढ़ जाएगा, फिर ये एक चक्कर लगाएगा तो ये फिर से एक चक्कर थोड़ा आगे बढ़ जाएगा, तो ये घूम भी रहा है और थोड़ा थोड़ा आगे भी बढ़ रहा है ना। ये कौन सा डायरेक्शन है बेटा, बी का डायरेक्शन था, ये क्या था, बी के डायरेक्शन था। तो आप क्या देख रहे हो कि ये बी के डायरेक्शन में थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता जा रहा है, क्लियर है, और उसके ये जो है घूमते भी जा रहा है, ठीक है। इस तरीके का जो पाथ होता है उसे हम कहते हैं हेलिकल पाथ, ठीक है। तो दैट मीन्स कि पहले वाला जो केस था, फर्स्ट केस तो था जिसमें कि परपेंडिकुलर एंटर करता था, वहां पर पाथ कैसा था, सर्कुलर था, बट अभी का जो पाथ है वो हेलिकल है, अभी का जो पाथ है वो कैसा है, हेलिकल है। तो ध्यान से समझे बेटा, ये याद रहना चाहिए आपको कि व्हेन एंटर्स परपेंडिकुलरली पाथ इज सर्कुलर, व्हेन एंटर्स अदर एंगल देन 90 डिग्री देन पाथ इज हेलिकल, ओके। लेकिन एक चीज कॉमन है दोनों में, टाइम पीरियड वहां भी उतना ही था, टाइम पीरियड अब भी उतना ही है, ठीक है। टाइम पीरियड दोनों ही केस में सेम ही है। उसमें क्या होता था, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होता था। लाइक ये मैग्नेटिक फील्ड है ना, पहले वाले केस में ये अगर मैग्नेटिक फील्ड है, ओके, और कोई चार्ज पार्टिकल ऐसा है तो वो क्या होता था, इसी ऐसे घूमता था, ठीक है, एक ही जगह पर ऐसा घूमता था, ये क्लियर है। लेकिन अभी क्या हो रहा है बेटा, ये ऐसे घूम भी रहा है और ये आगे भी बढ़ रहा है इस तरीके से, है ना, ये फील्ड के डायरेक्शन में आगे भी बढ़ रहा है, ओके, क्लियर है। अब ये जो फील्ड के डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, क्लियर, यहां पर हम एक क्वांटिटी डिफाइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड पिच, PITCH, पिच। क्या हो जाता है बेटा, पिच एक रोटेशन में, एक सर्कल कंप्लीट करने में फील्ड के डायरेक्शन में जो ये डिस्प्लेसमेंट करता है ना, दैट इज कॉल्ड पिच, ठीक है। लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड along the direction of field in one rotation is called pitch, तो बेटे पिच कितना हो जाएगा, सोचो पिच कितना हो जाएगा, तो पिच हो जाएगा भाई साहब, तो देखो एक टाइम पीरियड का एक चक्कर में कितना समय लगने वाला है, इतना, और इस डायरेक्शन में जो स्पीड है वो तो यूनिफॉर्म है, तो स्पीड इनटू टाइम ही तो डिस्टेंस होता है, तो स्पीड था v cos थीटा और टाइम है हमारा 2πm/qb, सो दिस इज द पिच। इस दूसरे शब्दों में हम ऐसा भी बोल सकते हैं, ये v का कौन सा कंपोनेंट है बेटा, पैरेलल कंपोनेंट है, और ये क्या चीज है, टाइम पीरियड, तो v पैरेलल कंपोनेंट इनटू टाइम पीरियड इज पिच, ठीक है। व्हाट इज पिच, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड के डायरेक्शन में ट्रेवल की गई जो डिस्टेंस होती है, दैट इज कॉल्ड पिच, ओके बेटे। तो ये दोनों चीज अपने को अच्छे से समझ में आ रहा है कि पिच परपेंडिकुलरली एंटर करेगा तो कैसा बिहेव करेगा, और अगर परपेंडिकुलरली एंटर नहीं किया, किसी एंगल पर एंटर किया तो कैसा बिहेव करेगा, ठीक है। दोनों चीजें अपने को अच्छे से समझ में आ रहा है, क्लियर। तो बेटे आज की सभा हम लोग यही समाप्त करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे की चीजें देखेंगे, ओके।